हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए, क्योंकि बगैर हार्डवर्क के, बगैर मेहनत के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। मेहनत तो करना पड़ेगा। बार बार बोलता हूँ, रिपीट भी करता हूँ, यही एक चारा है ना, जिसके हेल्प से आप सक्सेस पा सकते हो। आप सक्सेस आप अचीव कर सकते हो, अदरवाइज़ संभव नहीं है ना। तो लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए, बस लगातार कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी, तो आपको आपके लक्ष्य से कोई विचलित नहीं कर सकता। डेफिनेटली आप अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हो, है ना। और ज़रूरी भी है, आज के जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में शिक्षित आदमी ही आगे बढ़ सकता है ना। तो आप भी शिक्षित बनिए ताकि आप समाज के लिए कुछ कर सके। उसी को लोग याद भी करते हैं जो समाज के लिए कुछ करके जाता है। दुनिया में तो लोग, बहुत से लोग हैं, सभी को थोड़ा नहीं याद किया जाता है। जो समाज के लिए कुछ करके चला जाता है उसको लोग हमेशा याद करते हैं, ज़िंदगी भर याद करते हैं। उनके लिए हम बुकें पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों को। तो ऐसा कुछ करके जाइए ताकि आपको दुनिया याद करे। और आप तभी चीज़ों को कर सकते हो जब आप मेहनत करोगे, आप शिक्षा को अर्जित करोगे, है ना। इतने आप एक्सपर्ट बनो, इतने आप क्षमतावान बनो, इतने कैपेबल आप बन जाओ कि आप चीज़ों को मात दे सको, है ना। परीक्षाएं बहुत सी होती हैं, तमाम विभाग में वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो, है ना, यूपीपीसीएस हो, ठीक है। तमाम तरीके के, चाहे वो बैंक हो, है ना, तमाम तरीके की वैकेंसीज़ आती रहती हैं। और उनमें कौन से बच्चे सक्सेस होते हैं? जो लगातार कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बनाए रखता है और पेपर को क्रैक कर जाता है ना। अदरवाइज़ पेपर में तो बहुत से लोग बैठते हैं, सभी लोग थोड़ो नहीं सक्सेस होते उसमें। तो उनमें उन्हीं लोग, चुनिंदे लोग ही उसको अचीव कर पाते हैं, जो उसके लिए पीछे लगातार अपनी जी जान लगा करके उसके पीछे काम कर रहा है। अदरवाइज़ बहुत से लोग काम करते हैं उसके पीछे, बहुत से लोग एग्ज़ाम देते हैं, सभी को उसमें सक्सेस नहीं मिलती है। आपको भी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर जाओ, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको आपसे कुछ सीखने को मिले, और उनके लिए आप कुछ छोड़ करके जाओ, ताकि वो भी आपसे सीखें कि आपने अपने जीवन में क्या, आपका रूटीन रहा है, आपने जीवन में क्या करा है। आपसे वो सीख करके आपके ही पद पर वो भी चलना सीखें, है ना। पढ़ाइए ज़रूर, पढ़ाइए ज़रूर का मतलब ये है कि आपकी भी पीढ़ियाँ होंगी, आपके भी जैसे लोगों की ज़िंदगियाँ इस समय लोग जी रहे हैं, जिस तरीके से आप भी उसी तरीके से जीना चाहोगे, है ना। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस युग में आप अगर शिक्षित नहीं हैं तो आप एक जानवर जैसे व्यवहार किए जाएंगे। आपको लोग एक केटल समझेंगे, आपको एक, है ना, जानवरों जैसा लोगों से व्यवहार किया जाता है समाज में। आप कहीं पर भी ना कुछ जा सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, ना आपको कहीं जाने के लिए, दूर जाने के लिए कह दिया भी जाए, तो अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ तक। उम्मीद है कि बातों को आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी वैकेंसीज़ आती रहती हैं। अभी हाल ही में नहीं, अभी रिसेंटली आपको तमाम एग्ज़ाम हुए हैं, है ना। जैसे बिहार में इस समय एग्ज़ाम चल रहा था,
शिक्षक भर्ती का, जिसमें बीएड वालों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया प्राइमरी लेवल से। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उनसे आपको सीखना है। उनसे आप सीख करके अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तब आप रनवे पे मान लीजिए हैं आप, और कुछ लोग टूट जाते हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इनसे टूटना नहीं, आपको कोशिश करते रहना है। और जल्द ही एक यूपी SSS पेट है ना एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख बच्चे आवेदन किए हुए हैं। कितने बच्चे? 20 लाख बच्चे आवेदन किए हुए हैं। और पर बच्चे से 185 रुपीज़ चार्ज किया गया है। कितना रुपीज़ चार्ज किया गया है? 185, 185 रुपये पर बच्चे से चार्ज किया गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 37 करोड़ के, 37 से 38 करोड़ के आसपास पूरा गवर्नमेंट के पास इतना रुपया गया है ना, गवर्नमेंट के खाते में। कितना? 37 से 38 करोड़। आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 20 लाख बच्चे हैं अप्रोक्स, और पर बच्चे से 185 रुपये लिया गया है, तो लगभग 37 करोड़ के आसपास रुपया गवर्नमेंट के खाते में गया। अब पता नहीं कितनी वैकेंसीज़ यूपी SSS के लिए आती हैं, है ना, वही जाने। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ हो गया, कुछ लेखपाल के लिए भी हो गया, है ना। तो कुछ भर्तियां जो हैं जो कि उससे रिलेटेड है। एक प्री एग्ज़ाम होता है मान लीजिए, ठीक है। अगर आप उसमें पास आउट होते हो तब आप उस एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप अपीयर हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप उसमें आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम लगातार हो रहे, और उन एग्ज़ाम को अगर आपको बीट करना है तो आपको उसमें कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म की प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखी हैं, √2x प्लस √3y 0 √3x प्लस √8y बराबर 0। ये नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है, इसको हल करना है, और वो भी कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से इसको आपको हल करना है। और x और y की यहाँ पर वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा हो। आपको ये सारी विधियाँ बता दी गई होंगी, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो वज्रगुणन विधि हो, है ना। आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं इससे, है ना, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। और इजी भी क्वेश्चन होते हैं, बनते भी हैं। अब इसको बोलो इजी हैं या फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये डिपेंड करता है आपकी आपने अपनी प्रिपरेशन किस स्तर से आपने करी हुई है, आपके प्रिपरेशन किस स्तर पे है। आप अपना लेवल चेक कीजिए। अगर आपको संतुष्टि हो रही है कि हमने जो आपको पढ़ाया गया है वो हमको 110% हमको चीज़ें समझ में आ गई हैं, बिल्कुल हमको क्लियर है चीज़ें, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से
ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपको मालूम ही है क्या होने वाला है। चलो, प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, आपको अगर बताया गया हो इसके बारे में, हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं। दोनों इक्वेशन, आपको दो ही इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप एक्स का मान निकालो या फिर वाई का मान निकाल लो। क्या बोला मैंने, दो इक्वेशन आपको यहाँ पर दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप चाहे तो एक्स का मान निकालो, चाहे तो आप वाई का मान निकालो। क्लियर इतनी बात। देखो समीकरण 1 से हम देखते हैं, इतनी बात आपको पता चली। मैंने क्या करा, √2x प्लस √3y बराबर कितना है, 0 आपको दे रखा है। √3x को मैंने उस साइड पक्षांतर कर दिया तो ऋण में हमने लिख दिया, ठीक है, माइनस में हो गया। तो √2x बराबर माइनस का √3y, तो x बराबर आपने निकाला तो ये ऊपर आप लिख दीजिए माइनस का √3y बटे √2 आपने यहाँ पे लिख देना है। इसको हम 3 बोल देते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस इक्वेशन से आपने x या y का मान निकाला है दूसरे वाले इक्वेशन में उसको आप पुट कर दीजिए। चाहे आप अगर आप x का निकाले हो तो दूसरे इक्वेशन में x का मान रख दीजिए, अगर आपने y निकाला है तो दूसरे इक्वेशन में आप y का मान पुट कर देना है आपको। चलिए देखते हैं। तो हमने x निकाला है, समीकरण 3 से x का मान समीकरण रखने का, ध्यान से समझते चलिए आप। x क्या है, ये है ना, और y है, साथ में y भी लिख देते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है ना। देखो दूसरे वाले इक्वेशन में इसको हमने पुट करा है, √3 गुणे x के प्लेस पे हमने क्या लिखा, माइनस का √3 बटे √2 गुणे हमने क्या लिख दिया, y इसके साथ में, तो y लिख दिया। प्लस है आपके पास √8y बराबर कितना है, 0 है। इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलो देखो, इसका गुणा जब हम इसके साथ कराएंगे तो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। √3 मतलब √3 दो बार है, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्वाभाविक है आपके पास माइनस का 3 बचेगा। माइनस का 3y बटे क्या है, √2 हो जाएगा। प्लस यहाँ से √8y बराबर कितना है, 0 है। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में अभी तक आ रही होंगी। चलो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर -3y इसका गुणा इसके साथ कराते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16y है ना, बटे ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने क्या करा है, इस √2 को √8 से गुणा करा तो 8 दूनी 16 हो गया, मतलब √16 हो गया, और y है ही साथ में उसके, और नीचे पूरे के नीचे हमने √2 लिख दिया, बराबर क्या है, 0 है। माइनस का 3y ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आप देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। y कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। अब देखिए 4y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा, है ना। बड़े आराम से चीज़ें आपको क्लियर करी जाएंगी ताकि आपको उसमें डाउट बार बार आपको चीज़ें रिपीट ना करना पड़े। एक ही बार अगर आप देखो तो उसमें आपको हमेशा के लिए चीज़ें आपके पास बनी रहें। तो y बच गया, y बटे √2 बराबर 0, y बराबर √2 गुणे 0, है ना। इधर
y बराबर 0 हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से आप x या y का मान निकालिए और दूसरे वाले इक्वेशन में उस x या y का मान उसको आप पुट कर दीजिए। हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, √2x प्लस √3y बराबर 0 था, तो √2x बराबर माइनस का √3y, x बराबर माइनस का √3 बटे √2y हो गया, है ना। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, ये हालत 2 है ना। √3 गुणे x के प्लेस पे माइनस का हमने √3 बटे √2 और ये देखो y था उसके साथ में लिख दिया, प्लस है √8y। बात इतनी सही। √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस माइनस लगा दिया, y बटे कितना है √2 प्लस √8y बराबर कितना है 0 है। अब देखिए हर बराबर कर दे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 हो गया, तो √16 और ये y बाहर था ही और ये आपके पास माइनस का 3y ये था, नीचे √2 बराबर 0। 4 16 का वर्गमूल 4 होता तो 4 रख दिया, तो 4y माइनस 3y, तो y बच जाएगा। √2 को उधर गुणा कराया तो इसका मतलब 0 हो गया, y बराबर आ गया 0। अब y 0 आ गया, x आपको निकालना है, y का ये मान, y का समीकरण चलो हम 3 में रख देते हैं। अब बोलो कि 3 में ही क्यों रखोगे, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपको जो रिजल्ट आएगा हर जगह सेम ही रिजल्ट आएगा। देखिए x बराबर आपको माइनस का √3 √2 और y के प्लेस पे 0, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 0। रैखिक युग्म के हल x बराबर 0 और y बराबर 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटली पूरा आपको सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन मूव करता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। है ना, इस समय तमाम पेपर हो रहे भी, जस्ट हमने आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करा भी हुआ है और उसमें लोग पास आउट भी हो रहे होंगे। जिसने भी पेपर जिसका अच्छा गया, चाहे वो इसमें हाल ही में सीपीयू का पेपर गया हुआ है ना, एसएससी और स्टेनोग्राफर का पेपर भी हाल ही में हुआ है ना, तो लगातार पेपर तो हो ही रहे हैं, है ना। और इसमें सक्सेस किसको मिल रही है, सक्सेस उसी को मिल रही है जो उसके लिए पढ़ रहा है लगातार, है ना, और सलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है ना। चीज़ें आपको सारी नहीं पढ़नी है, आपको हर एक चीज़ का अपना सलेबस होता है ना। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग सलेबस है। आप किसी एसएससी, किसी पर्टिकुलर एसएससी में आप किसी एक्साइज इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए अलग एक सलेबस है, ठीक है। अगर आप किसी और रेलवे में अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उसका सलेबस एक अलग है उसका, है ना। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसका सलेबस अलग है। यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हो पीएससी का, तो वो उसका भी सलेबस अलग है। तो सबका सलेबस क्या है, अलग अलग है। तो आपको सलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को करना चाहिए ताकि आप को सक्सेस मिल जाए समय से और आपको ज़्यादा समय ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। फाइव है, -1 है, फिर ये 7 है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक
समांतर श्रेणी आपको एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पर एक दे रखी है। ये आपको मालूम है अगर कोई समांतर श्रेणी है तो किन्हीं भी दो पदों का जो डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम होगा, तभी हम उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर हमको डी पूछा हुआ है ना, तो डी का मतलब सर्वांतर ही है और प्रथम पद है, तो इसमें आपको दिख रहा है जो पहला पद है वही प्रथम पद उसको बोलोगे आप। तो प्रथम पद आपको बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर पाओगे। प्रथम पद इसको हम A1 या फिर इसको हम A भी बोलते हैं, और वो कितना है -5 है। माइनस क्या है 5 है। अब इसको आप देखो, इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको हम A2 बोल देते हैं, इसको A3, इसको A4। तो किन्हीं भी दो पद का आप निकालो, बड़े पद में से छोटे पद को, अगले पद में से पिछले पद को जब आप घटाओगे तो आपको सर्वांतर पता चल जाएगा। अब हम कई बार आपको दिखा देते हैं, चलिए। अगर हम A2 माइनस A1 निकालते हैं तो A2 देखिए माइनस का 1 है, A2 दे है ना, A2 जो है माइनस का 1, A1 देखिए क्या है और चलिए हम A3 माइनस A2 भी दिखा देते हैं, 3 माइनस 1 है ना, ये। और आप देखिए तो आप कहीं पर भी देखोगे सर्वांतर आपको हर जगह सेम ही मिलेगा। जैसा कि अभी हमने आपसे बात भी करी, तो सर्वांतर यहाँ पर भी 4 है, सर्वांतर यहाँ पर भी 4 है और सर्वांतर यहाँ पर भी 4 है। सर्वांतर क्या रहता है, समांतर श्रेणी में सेम रहता है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे सर्वांतर पूछा, तो सर्वांतर आपके पास 4 हो गया और प्रथम पद जो है आपके पास -5 हो गया। ठीक, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि तो का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पर ये पूछा हुआ है ना, ध्यान से देखिए। आप इसमें क्या सोच सकते हो, है ना, इसमें सोचने वाली चीज़ है ना, कोई आप इसमें क्या सोच सकते हो, ये सबसे मैटर करता है कि अब इसमें सोच करके ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। भाई कि कोई डायरेक्टली फॉर्मूला इसका लिख दें, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली इसको लगा देंगे, आपको इसमें सोचना पड़ेगा, है ना, कि हम ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ दे रखी है, तो यदि हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दें, तो हमको मालूम है सर्वसम का जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्लस आपके पास 2 tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। चलो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका हम करते हैं होल स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिए, इसका होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो है। चलिए देखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी, 2ab हो गया। ठीक, जरा देखिए आप, tan थीटा प्लस cot थीटा किसके बराबर है? √3 के। बात बिल्कुल सही है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है, और आपको यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है, बात ये भी सही है। +2 इंटू, देखिए आपको ये भी मालूम है कि cot थीटा tan का उल्टा होता है बिल्कुल, यानी कि 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, या tan थीटा को बदल लो 1/cot थीटा, किसी को भी बदल लो। अब ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, मतलब कितना बच गया यहाँ पर? 3 बच गया। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस का कितना है यहाँ पर? 2 हो जाएगा। 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आते हैं, ये है ना, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या है? आंसर है। तो इसमें आपको यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर √3 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको इसका ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता है कोई गाड़ी (76.032 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यदि पहियों की त्रिज्या 42 हो तो ज्ञात कीजिए कि पहिए प्रति सेकेंड कितने चक्कर लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन लॉजिकल है, इसकी शब्दावली अगर आपने नहीं पकड़ पाया तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें हम करें तो क्या करें, है ना। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल आपको डेप्थ में बताई जाएगी ताकि उसमें आपको कोई डाउट ही ना रहे। अब इसको अगर आपने एक बार अगर पढ़ो तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमें क्या करना है ना। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा कि आपको इसमें क्या करना है, कैसे हम पता करें कि प्रति सेकेंड कितने चक्कर लगाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डेप्थ में क्लियर करी जाएगी, है ना। आप जुड़े रहिए, ठीक है। सेशंस लगातार कंटिन्यूअस आ ही रहे हैं, है ना, और उनका आप लुत्फ ले ही रहे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस और कर ही रहे होंगे आप, है ना। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। गाड़ी है वो 76.032 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है? चल रही है, ठीक है। यदि पहियों की त्रिज्या आपको कितनी दी हुई? 42 सेंटीमीटर,
जो पहिया है गाड़ी की, है ना, उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 42 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि पहिए प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाते हैं, ये आपको दिखाना है। एक बार के लिए आपको जो दिया है उसको मैं लिख सकता हूँ, चलो देखो, आपको गाड़ी की चाल दे रखी है, देखिए चाल आपको कितनी दे रखी है, 76.032 किलोमीटर पर आवर आपको दे रखी है। पहियों की त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको हम थोड़ा सा भी, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में पहले हम लाते हैं। इसको ध्यान से देखते चलिए आप। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। बात आपको अभी भी समझ में आ रही होगी इतनी। देखिए आप, ऐसे हमने इसको क्या करा, लिखा। देखिए आप 76.032 है, इसमें जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे, 76.032 में जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, ये होगा रिजल्ट आपके पास। या आप इसके आगे 3 जीरो लगा लो। बताइए दशमलव कितने अंक के बाद है, अरे इसको गुणे करवाए ना, चलिए। तो 3 अंक के बाद हमने 3 अंक इसके सामने हमने लिख दिया, और आपको दिख रहा है 1 2 3, 3 अंक के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 76,032 बचेगा, यही बचेगा, आपको दिख ही रहा है। चलिए नीचे आपके पास क्या है, 3600 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बस हमने 3 से 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कराया, और हमने 3 जीरो के सामने लिख दिए ना, और आपने 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 76,000 आप देख रहे हो, ये 1000 और 76,000 आपके पास 32 यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, बटे आपके पास 3600 हो जाएगा। तो एक बार के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, बटे 3600। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके आपको दिखाते हैं, इसको भाग दे करके दिखाते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैं यहाँ पर देखिए आपको भाग करके दिखाता हूँ। देखिए देखो यहाँ पर 3600 है, तो यहाँ पर हमें 7603 लेना पड़ेगा, है ना। ये तो ये 2 बार चला जाएगा, 36 2 है ना, 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल सही। 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 2 छंग 12 के 2 छंग 12 के 2 2 त्याई 6 1 7 हो जाएगा, ठीक। 7200 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। इतना लिख देंगे, 2 यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, है ना। अब ये कितनी बार जाने वाला है, एक ही बार जाएगा केवल, तो आपके पास ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 4 10 की 0, 3 1 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार जाने वाला है, फिर से एक बार ही जाएगा,
ध्यान से देखिए, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 13 में से 6 चला जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। 0 2 13 में से 6 चला जाएगा, 7 6 13, तो 7 आ जाएगा, कुछ बचा नहीं है फिर। तो 0 हो गया, 2 हो जाएगा, 7 6 13, 3 1 4। अब क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। अब ये फिर कितनी बार जाने वाला है, 2 बार जाने वाला है ना। तो ये आपके पास 72 तो कट जाएगा। तो ये कहने का मतलब कटा कितनी बार, 21.12। आपको बिल्कुल हर एक चीज़ गुणा भाग करके बताया जा रहा है, ताकि आपको ये भी चीज़ें, कहीं अगर आपसे कोई दिक्कत आई हुई हो गुणा भाग करने में, तो आपको वो भी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि 21.12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है, 1 सेकंड में जो गाड़ी है वो 21.12 मीटर चल रही है। क्या कहा हमने, 1 सेकंड में यहाँ पर 21.12 मीटर चला जा रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए, ये आपके पास, अगर आप यहाँ पर 1 सेकंड में कितनी दूरी देख रहे हो, 1 सेकंड में बराबर है 21.12 मीटर। दूरी अब मीटर में है, अगर इसको आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो 21.12 और 100 से गुणा कर दो आप इसमें, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2112, यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूरी, 2112 सेंटीमीटर की दूरी जो है तय हो रही है गाड़ी के द्वारा। अब यही पूछा हुआ है आपको, प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाएगा, प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहिए की त्रिज्या आपको दे रखी है। अब आप देखिए, अगर आप एक चक्कर देखोगे तो एक चक्कर का मतलब वृत्त की परिधि पूरा एक चक्कर। अरे जो साइकिल की पहिया है वो गोलाकार ही तो है ना, वृत्ताकार ही तो है। तो यानी कि एक चक्कर पूरा वृत्त अगर आप देखोगे तो एक चक्कर जहाँ से चला वहीं पे आएगा, तो कितना चला, 2 पाई आर चला। कितना चला, 2 पाई आर चला एक चक्कर। टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी इतनी है। टोटल दूरी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, टोटल दूरी आपके पास 1 सेकंड में कितनी दूरी, प्रति सेकंड ही पूछा हुआ है, तो 2112 दूरी टोटल है। और एक चक्कर कितना लगता है, 2 पाई आर, एक चक्कर 2 पाई आर लगता है। तो एक चक्कर में यानी कि 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर आप निकालिए, और ये टोटल दूरी है ही है। इसको और एक चक्कर वाले से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितनी चक्कर लगाएगा। आपको पता चलेगा ना कि प्रति सेकंड कितने चक्कर है। एक बार लॉजिकल आप सोचिए, एक चक्कर 2 पाई आर, एक चक्कर क्या 2 पाई आर, टोटल दूरी इतनी है, तो इतनी टोटल दूरी है, एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी होता है। तो यानी कि एक चक्कर में 2 पाई आर है, तो टोटल दूरी इतनी है। टोटल दूरी ऊपर रखिए, एक चक्कर में जितना दूरी वो होता है ना, कि जितनी दूरी चली जाती है उससे उसको डिवाइड करिए, चक्कर कितने लगेंगे ये आपको पता चल जाएगा, है ना। एक चक्कर जितनी दूरी है वो तो आप नीचे रख दीजिए, ऊपर टोटल कितनी दूरी है, टोटल जितनी दूरी है उससे उसको आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए एक चक्कर वाले से। एक चक्कर वाली जो दूरी जितनी है उस दूरी से, तो जो आपके पास टोटल दूरी है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें आपके दिमाग में जा रही होंगी। ध्यान से एक बार जरा लॉजिकल सोचिए आप, ये लॉजिकल टर्म है, बाकी अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने बोला था एक बार ध्यान से बड़े आराम से सोचिए। मैंने क्या कहा, एक चक्कर में 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर दूरी जो है एक चक्कर में तय हो जाती है। टोटल दूरी आपके पास जो है, जितनी दूरी आपके पास है उसको आप ऊपर रखिए, एक चक्कर वाले में जितनी दूरी तय हुई उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको टोटल जितनी दूरी है एक चक्कर वाले से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कितने चक्कर लग रहे हैं। यानी कि जो एक चक्कर में इतनी दूरी, 2 चक्कर में इतनी दूरी, 3 चक्कर में इतनी दूरी, 4 चक्कर में इतनी दूरी, तो जितने चक्कर आएंगे नीचे वाले से आप उसको डिवाइड करके जितना भागफल निकल करके आएगा, है ना, मतलब जितनी बार वो कटेगा, जितनी बार जाएगा, मतलब 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो नीचे वाले से एक चक्कर में जितनी दूरी ट्रेवल होती है, जैसे 5 चक्कर लगाया तो अगर आंसर 5 है तो 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। 6 चक्कर लगाया, 7 चक्कर लगाया, अगर 7 चक्कर लगाया तो नीचे एक चक्कर वाली दूरी से आप 7 चक्कर लगाया है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली दूरी टोटल आपको पता चल जाएगी। उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या निकालना, चक्करों की संख्या। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप यहाँ पर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या इक्कीस सौ 12 आपके पास टोटल हाई है। एक चक्कर में 2 पाई आर, तो देखो 2 पाई कितना होता है 22/7। आर कितना है 42 आपके पास हाई है। आर कितना है सेंटीमीटर में, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। मीटर में था ना, सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इसलिए इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ा। इसको जो है मीटर से सेंटीमीटर में इसको हमने इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। नहीं तो आप कुछ समझ लो इसमें। चलो ये कितना हो जाएगा 7×6 42 बटे ये हो जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणे 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 चौको 24, 24 2 26 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देते हैं, आपको दिखाते हैं डिवाइड, है ना। सबको आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताया जाएगा, है ना। 2112, चलो देखो ये कितनी बार जा रहा है, 264 है। पूरा जाएगा ना 2112 पूरा लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आप 10 बार लेकर के जाओगे तो 2640 हो जाएगा, जो कि 2112 ये कम है ना। 9 बार जाएगा, 9 दूनी, एक बार चेक करके 9 चौक 36, 9 छंग 54, 54 3 57 है ना। 9 चौक 36, 36 के 6 3 बज गया, है ना। 9 छंग 54, और 54 4 3 7 57, 57 5 बज गया, और 9 दूनी 18, 18 और 5 8 5 13 23, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। 8 बार देखते हैं, 8 बार में क्या दिखाता है। 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, 5 8 दूनी 16, 16 और 16 6 5 11, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 के 2 3, 8 छंग 48 3 51 5 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, कट गया, ठीक है। यानी कि 8 बार ये चला गया है पूरा। 8 चौक 32, 8 छंग 48 3 51, 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21, ये पूरा कट गया। यानी कि कितने चक्कर लगेंगे, कितने चक्कर लगेंगे, तो जो चक्करों की संख्या होगी वो आपके पास कितनी होगी 8 होगी। प्रति सेकंड कितने चक्कर लग जाएंगे, प्रति सेकंड 8 चक्कर लग जाएंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि 8 चक्कर हैं, एक चक्कर में इतना लगता है ना। आप इसके साथ इसको आप गुणा करिए, आपको ये टोटल दूरी पता चलेगी। इसलिए हमने कहा था ये थोड़ा सा लॉजिकल है, अदर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें हमें करना क्या है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।